टू ऑल सिलम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे BGC 132 की यूनिट 3, ठीक है। ब्लॉक 4 की यूनिट 3 है, लास्ट की हमारी यूनिट 3 है ये ब्लॉक 4 की, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई, आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप को मैंने, अगर आपके पास ये बुक डाउनलोडेड, मतलब अगर आपके पास इन हैंड बुक है तो आप उसमें से पढ़ो, नहीं तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से कर सकते हो। फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, फ्री PDF बुक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है इस सब्जेक्ट की, आप वो भी देख सकते हो। एंड अगर आपको गाइड चाहिए हो तो उसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा है, आप देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। ये है नसीम शफ़ई पोएम्स, ठीक है। ये यूनिट 3 है हमारी ब्लॉक 4 की, लास्ट की, ठीक है। तो इसमें हम इन दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पोएम नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन एंड सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड बाय नसीम शफ़ई। तो हम इसमें 2 पोएम्स पढ़ेंगे, नीदर अ शैडो और नॉर अ रिफ्लेक्शन, ये एक पोएम का नाम है, एंड सेकेंड का है सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड, ये हमारी सेकेंड पोएम का नाम है। हम इसमें 2 पोएम पढ़ेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू रिलेट टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय गर्ल्स एंड वुमेन इन अ मेल सेंट्रिक सोसाइटी। तो इस यूनिट के एंड में हम प्रॉब्लम्स समझ पाएंगे गर्ल और वुमेंस की, जो एक मेल सेंट्रिक सोसाइटी में होती है, मतलब एक मेल डोमिनेटेड जो आदमियों की एक सोसाइटी होती है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लड़कियों को, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम ही वुमेंस स्पीक है, तो इसकी चारों यूनिट वुमेंस के अराउंड ही घूमेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम इसमें देखेंगे यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट रेजिस्टेंस एंड डायलॉग more than confrontation can empower women. Some important issues and questions that will be discussed and resolved through this unit will relate to this position and treatment of women down the history are in contemporary times. You will be able to answer questions related to the need for respect, appreciation and consideration towards girls and women who have leave their home to go and live with strangers when they get married. तो इसमें हमें समझ में आएगा, आफ्टर इसका मतलब था कि आफ्टर हम ये यूनिट पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हम कैसे औरतों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, और हम समझ सकेंगे कि कैसे वो अपना खुद का घर छोड़ के आती है किसी स्ट्रेंजर्स के साथ रहने, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ जब वो शादी करती है आफ्टर वेडिंग, वो कैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ रहती है, उसको अपना घर बना लेती है, कैसे अपने घर को छोड़ के किसी के साथ रहना। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप खुद सोचोगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर को छोड़ के किसी और के घर जा रहे हो और वहीं रहोगे, उसी को अपनी फैमिली समझोगे, ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो हम वही इसमें समझेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा इसका क्या है चैप्टर का, रिटन इन सिंपल एंड मूविंग लैंग्वेज द पोएम अपील टू देयर रीडर्स टू लेट वुमेन बी। मतलब इसका मतलब सिंपल है, औरतों को कि पोएम अपील करिए लोगों से कि प्लीज़ औरतों को जैसी वो हैं रहने दो, लेट women be. The poem argue about the need to allow women and girl child to realize their potential and we are aware of restrictive society where change can only come if we become aware of the pain our tradition cause. तो इसका मतलब ये है कि हमें और जो गर्ल्स होती हैं, जो भी लड़कियां होती हैं, हमें उन्हें कर देना चाहिए, उनके लिए थोड़ा इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो हमारे ट्रेडिशन की वजह से जो पेन लड़कियों को झेलना पड़ता है अपनी फैमिली से दूर होने का, वो कैसा होता है, ये सब इसमें समझाया गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। वही लिखा है कि आगे क्या है इसका, द पोएम मेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट वुमेन आर इंडिविजुअल इन देयर ओन राइट हु कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पपेट बाय देयर हस्बैंड्स। मतलब कि एक औरत, ये पोएम ऐसा बताती है, पोएम में ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि एक औरत इंडिविजुअल वो अपने लिए रह सकती है, वो कोई पपेट नहीं है अपने हस्बैंड की, मतलब अपने हस्बैंड की कोई पेट नहीं है। पपेट इज़ लाइक दैट कि कोई पेट नहीं है कि तुम उसे जैसे ट्रीट करो कर सकते हो, जैसा मन जाए, ऐसा नहीं है। वो उसका खुद का भी कुछ वजूद है, ठीक है। व्हाट मेक्स अ वुमन वर्दी ऑफ बीइंग सेलिब्रेटेड इज़ दैट शी डज नॉट सीक रिवेंज and has the strength to walk out of bad situation to create a more wholesome society where people are more kind and accommodating, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं नसीम शफ़ई के बारे में। 1952 is a contemporary Kashmiri poet who writes among other things about Kashmir women और कश्मीर and their perspective। तो नसीम शफ़ई आई थिंक 1952 में बॉर्न हुए होंगे, ये वही टाइम लिखा है, ठीक है। एक कश्मीरी पोइट थे वो, जो लिखते थे अबाउट कश्मीर और कश्मीर की औरतें और खाली औरतों के बारे में, और कश्मीर का कश्मीर में जो पर्सपेक्टिव होता था वहाँ का, वो लिखते थे।
नसीम शफ़ई, तो वो कश्मीर के थे, ठीक है। शी हैज़ अ मास्टर डिग्री इन कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उनके पास मास्टर डिग्री थी कश्मीरी लैंग्वेज और लिटरेचर की। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नसीम शफ़ई कौन थे ये चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ये लाइन को उसमें डाल सकते हो उस आंसर में, ताकि जब एग्जामिनर चेक करे तो उसे पता चले दैट यू नो समथिंग अबाउट दिस चैप्टर और आपने पढ़ा है ये चैप्टर, ठीक है। तो आपको याद कर लेना दैट शी हैज़ अ मास्टर डिग्री। शी मतलब याद रख लो नसीम शफ़ई एक लेडी हैं, ठीक है। अभी तक आप मुझसे उन्हें मेल ना समझ रहे हो कहीं, वो एक लेडी हैं, तो तभी शी यूज़ हुआ है। तो शी हैज़ अ मास्टर डिग्री इन कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उनके पास मास्टर डिग्री थी कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। इन 1984 शी जॉइंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। 1984 में उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर के। हैज़ टॉट अंडरग्रेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन 2011, ठीक है। शी वॉज अब नेक्स्ट पता है, शी वॉज ऑनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हर कलेक्शंस ऑफ पोएम। उन्हें मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला उन्हें, ठीक है। शी वॉज ऑनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड, ये आपको याद कर लेने लाइन कि उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उनकी जो पोएम की कलेक्शंस थे उनके लिए। जो उनकी पोएम की कलेक्शंस क्या है, नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन, जो कि 2007 में पब्लिश हुई थी, पब्लिश इन 2007। शी इज़ द फर्स्ट कश्मीरी वुमेन एवर टू हैज़ बीन बिस्टोर्ड विद अ डिस्टिंक्शन, ठीक है। हर वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सीवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश, इटालियन, कोरियन, उर्दू, कन्नड़, तमिल, मराठी एंड तेलुगु, ठीक है। जो भी उनकी जो बुक है वो इन सब भाषाओं में, लेकिन सब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, लाइक वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। उन्होंने ये वाली बुक जो लिखी थी नेदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन, इस बुक के लिए उन्हें क्या मिला, अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। ये बुक पब्लिश हुई थी 2007 में, ये सब आपको लिखना है। और वो फर्स्ट कश्मीरी वुमेन एवर थी जिनकी बुक्स इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस में उनकी बुक को ट्रांसलेट किया गया। जैसे उन्होंने कश्मीरी में लिखी थी तो उनकी बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, इटालियन, कोरियन, उर्दू, कन्नड़, तमिल, इन सब लैंग्वेजेस में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ ब्लॉग कश्मीर फॉरम, सफ़ई पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन इन अ पैशन और फॉर सेल्फ स्टीम। शफ़ई पोइट्री क्या है, इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ वुमेन इन अ पैशन, मतलब कि उनकी पोइट्री ये होती थी कि वुमेन का जो पैशन है, उनकी जो सेल्फ स्टीम है उसके बारे में लिखे, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका पैशन है भाई उसके बारे में वो लिखे। दैट्स वाई नसीम शफ़ई जो थी लिखती थी, ठीक है। ये उनका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर के ऊपर हमारा। तो ये है उनकी पोएम जो उन्होंने लिखी थी, नेदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एज ऑलवेज यू वंस अगेन केम स्टैंडिंग एट द डोर स्पीचलेस ओनली इफ आई हैड बीन। ये पूरी पोएम आपको पढ़ना यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ पे एंड हो जाती है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी बाय प्रोफेसर इंदू कलाम, ठीक है। कश्मीर से ट्रांसलेट हुई है ये, पहले उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी थी, दैन ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में। किसने ट्रांसलेट करी है, प्रोफेसर इंदू कलाम ने, ठीक है, ठीक है। इसका अब एनालिसिस क्या होगा, इसका एनालिसिस करेंगे पोएम का। तो इस पोएम में क्या कहा गया है वो है ये, वाइल रीडिंग द पोएम यू मस्ट हैव रियलाइज दिस इज़ अ लव पोएम विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन वी जनरली रीड। मतलब कि अगर आप ये पोएम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पोएम जो है वो एक लव पोएम है, और तो जो लव पोएम हम जनरली पढ़ते हैं ना उनसे डिफरेंट है। इन दिस पोएम यू हियर द वॉइस ऑफ एन वुमेन हु लव्स अ मैन विथ ऑल हर हार्ट। इसमें आप पढ़ोगे एक औरत की आवाज़ है जो किसी मैन से, जो अपने मैन जो उसके लाइफ में जो भी आदमी उससे बहुत प्यार करती है, अपने पूरे दिल से प्यार करती है। शी टेल्स अस थ्रू आउट द पोएम हाउ शी हैज़ डिवोटेड हर एंटायर लाइफ टू केयरिंग फॉर हर हस्बैंड इन एवरी पॉसिबल वे। इस पोएम में वो बताती है कि वो कैसे वो अपने हस्बैंड की केयर करती थी, हर एवरी पॉसिबल वे। अपनी पूरी ज़िंदगी उसने अपने हस्बैंड की केयर करने में निकाल दी, ठीक है, उस औरत ने, जो भी इस पोएम में बताया जा रहा है। व्हेन एवर ही नीडेड हर, जब भी उस आदमी को वो चाहिए होती थी औरत, शी वॉज देयर एंड शी ऑलवेज एडजस्ट टू हिज वेज। वो हमेशा उधर रहती थी और हमेशा अपने आप को उसके लिए एडजस्ट करती थी, मतलब जैसे उसे चाहिए वैसे वो बनती थी, ठीक है। However, the subject of this love poem is not only this woman's love and dedication to her man. मतलब कि इस पोएम का सब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि उस औरत का प्यार कितना था और कितना डेडिकेट
शन था अपने हस्बैंड के लिए. इट ऑल्सो टेल अस द अदर साइड ऑफ स्टोरी. ये हमें एक दूसरी तरफ भी दिखाती है स्टोरी की. द मैन एटीट्यूड टूवर्ड हिज beloved एंड हाउ ही रिटर्न्स हर कमिटमेंट एंड अफेक्शन. कि एक आदमी का अपनी अपनी वाइफ के प्रति कैसा एटीट्यूड था और वो क्या उसके प्यार के बदले उसे देता था. ठीक है, ये भी बताते. यू विल एग्री विथ मी दैट पोएम शोज अस politics of love in a man's world where women end up doing whatever is needed to make their man's life comfortable and happy. मतलब कि अगर हम इसे एक आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें, इस पोएम में ऐसा कहा गया है कि आदमियों के लिए प्यार सिर्फ एक पॉलिटिक्स होता है. उन्हें लगता है कि औरतें सिर्फ उन्हीं के लिए सब करने के लिए बनी हैं और उनका तो काम ही यही है कि सिर्फ मैन की लाइफ को कंफर्टेबल और हैप्पी कर सके, इसलिए औरतें बनी. उनका और कोई इस वर्ल्ड में काम ही नहीं है. ये इस पोएम में ऐसे बताया गया. ठीक है, कि मतलब औरतें सिर्फ उनकी गुलामी करने के लिए बनी हैं. इवेंचुअली ये कहा गया. वेल मैन टेक देयर वुमेन फॉर ग्रांटेड एंड ग्रेजुअली बिकम इनडिफरेंट टुवर्ड्स दैम. वो अपनी वाइफ को, अपनी जो भी उसकी वाइफ है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है. इसके अंदर द पोएम टेल्स अस इन द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम एज ऑलवेज दैट दिस one-sidedness in a man-woman relationship is universal, is to be found everywhere. The poem tries to make us understand that both man and woman can be equally happy if man respond to a woman's love and care by being there for her when she needs him. तो इसका मतलब ये है कि मैन वुमन रिलेशनशिप पूरे दुनिया में होता है, हर जगह होता है, आपको हर जगह मिल जाएगा. इज़ टू बी फाउंड एवरीवेयर. और ये पोएम हमें ये बताना चाहती है कि मैन वुमन को इक्वली रहना चाहिए. कैन बी इक्वली हैप्पी इफ़ मैन, मतलब वो इक्वली हैप्पी तब हो सकते हैं जब अगर आदमी भी अपनी वाइफ को उसी तरह ट्रीट करे जैसे उसकी वाइफ ऐसे कर रही थी. उसकी केयर करती है, उसका ध्यान रखती है. ऐसे आदमी को भी अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए. ओके, तो हम यहाँ पे थे. एंड लेटिंग वुमेन्स लव एंड केयर बाय बीइंग देयर फॉर हर व्हेन शी नीड्स हिम. मतलब हमेशा अपनी वाइफ के लिए रहना चाहिए जब भी उसको ज़रूरत हो. एंड बाय लेटिंग हर टू बी व्हाट शी विशेस टू बी. और उसे वो बनने देना चाहिए जो वो बनना चाहती है. ठीक है, इवन हेल्पिंग हर टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन अ वे शी हैज़ नेवर बीन अलाउड टू बाय द मेल सेंट्रिक सोसाइटी. और उसको उस तरह मदद करो जिस तरह कभी एक मेल सेंट्रिक सोसाइटी ने ना करी हो. उसको उतना सपोर्ट करो, उतना प्यार दो. आप और मर्दों की तरह ना बनो जैसे और होते हैं, अपनी वाइफ को या उनकी लाइफ में कोई भी होती है उसको दबाते हैं. आप ऐसा ना बनो. इस पोएम में ये कहा गया है. ठीक है, तो मतलब ये पूरी पोएम इस बारे में है कि आप औरतों की रिस्पेक्ट करो. वो अपना घर छोड़ के वाइफ्स की रिस्पेक्ट करो. स्पेशली वाइफ को यहाँ पे वो रखा गया सब्जेक्ट के रूप में कि वाइफ की अपनी रिस्पेक्ट करो. वो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई है तो थोड़ा प्यार आप भी उनके लिए दिखाओ. ये इसमें कहा गया. ठीक है, तो आई होप यू कैन सी फॉर योर सेल्फ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम टाइटल नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन. मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को देखो इस पोएम में और ऐसे बनो. ठीक है, हैव यू एवर थॉट ऑफ बिकम योर ओन शैडो एंड रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग अ शैडो टू अदर्स एंड समवन एल्स रिफ्लेक्शन. इसका मतलब है कि आपने कभी अपना खुद की शैडो और रिफ्लेक्शन बनने के बारे में सोचा है, इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा दूसरों की तरफ देखते हो कि कोई आपका रिफ्लेक्शन बनेगा, कोई आपकी शैडो बनेगा. शैडो एंड रिफ्लेक्शन हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, इसका मतलब होता है आप मतलब शैडो और जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी कोई खुद की एग्जिस्टेंस नहीं होती है. मतलब आप शैडो, अगर आप लाइट में हाथ करोगे तो जैसा आप मूव करोगे वैसे ही शैडो मूव होगी. उसकी कोई खुद की तो इंडिपेंडेंस, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना. आपने हाथ हटा दिया, वो ख़त्म. तो ये वही कह रहे हैं कि आप अपनी शैडो और रिफ्लेक्शन मत बना के रखो वाइफ को. वो एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल हो, दोनों साथ में रहो. लेकिन लोग ऐसे ट्रीट करते कि मैं शैडो जैसे मैं करूँगा वैसे ये करेगी और मैंने जब चाहा ये ख़त्म. ऐसे नहीं होता. ठीक है, इस पूरी पोएम में आपको यही समझाया गया है और भी काफ़ी तरह से इसको इलस्ट्रेट किया गया है. नसीम शफ़ी रीइमेजिन्स द होल रिलेशनशिप ऑफ मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. तो नसीम जो शफ़ी है उन्होंने रीइमेजिन करा है जो मेल फीमेल का म्यूचुअल लव होता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है. उनके पूरे रिलेशनशिप को उन्होंने रीइमेजिन करके लिखा है इन अ मेल सेंट्रिक सोसाइटी. कैसे आप औरतों को रखा जाता है उसी बारे में, उसी चीज़ को रेज़ करने के लिए उन्होंने ये लिखा था. और स्पेशली कश्मीर में ऐसा होता था, इसलिए मतलब होता होगा तो ऐसा उन्होंने इतना उसको करा है. तो हम इसको यहाँ से पढ़ते दोबारा. द पोइट मेक्स रेफरेंस टू द वेरियस रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल फिगर्स
मतलब पोइट ने जो रेफरेंस दिए वो काफ़ी सारे रिलीजियस और मिथोलॉजिकल फिगर्स को दिए, यानी कि काफ़ी गॉड्स को उन्होंने इसमें लिया है. वाई डू यू थिंक शी डज दिस, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप क्यों सोचते हो? वेल, इफ़ यू रीड द पोएम क्लोजली यू विल सी दैट द पोएम डज नॉट फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. अगर आप पोएम को अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि फोकस जो पोएम है उसकी कोई एक कम्युनिटी पे फोकस नहीं कर रही. वो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे किसी कम्युनिटी पे फोकस नहीं कर रही. वो बस एक जनरल बात कर रही है जो सबके मन में फिट इन हो जाए. लाइक अगर हम पढ़े तो मैं आपको बताती हूँ, जो लास्ट की 5 लाइन है ना, हम वो पढ़ते हैं, ठीक है. मैन एंड वुमेन कैन लिव टुगेदर ओनली व्हेन अ मैन सपोर्ट्स एंड रिस्पेक्ट हिज वुमेन. मैन और वुमेन हमेशा लाइक अब साथ में खुश तभी रह सकते हैं जब मैन यानी आदमी सपोर्ट और रिस्पेक्ट करे औरत की, तभी एक औरत आदमी साथ में खुश रह सकते हैं. इन अ वेडिंग, इन अ शादी, ऐसे आप कह सकते हो. लाइक अ ट्रू एडम, द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड. ठीक है. और एडम कौन है? फर्स्ट ह्यूमन जो भगवान ने बनाया था. ऐसा माना जाता है कि एडम वो है जो फर्स्ट ह्यूमन भगवान ने बनाया था, हु नेवर लेफ्ट हिज वुमन एंड ऑलवेज स्टूड बाय हर व्हेन शी मेड अ रॉन्ग डिसीजन. वो हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहते थे, हमेशा, नो मैटर उनकी वाइफ क्या कहे, वो हमेशा अपनी वाइफ का साथ देते थे. आपने पढ़ी होगी एडम की स्टोरी, तो नहीं पढ़ी तो मैं आपको, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मुझे बता देना, मैं आपको कभी उसका भी कोई चैप्टर बना के पढ़ा दूँगी. बट ये वही कह रहे हैं कि आप एडम की तरह बनो, एक ट्रू, अपने वाइफ को प्यार दो उतना. इस बारे में इस पूरी स्टोरी उसमें हमें पोएम में बताया गया है. ये टोटल इसका वो था, क्या बोलते हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड थी ये पोएम. उसी चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके इन्होंने ये पूरा चैप्टर बनाया हुआ है. इसका मेन टॉपिक यही है कि आपको यू शुड बी रिस्पेक्ट योर वाइफ, योर वुमेन. वाइफ, योर वुमेन इज़ कंसिडर लाइक योर वाइफ. योर वुमेन उसको इसलिए कहा जा रहा है कि वो लाइन में से बैठ रहा है. योर वुमेन मतलब आपकी औरत, जो कि आपकी वाइफ है, ठीक है. अगर उसका हस्बैंड उसको अच्छे से रखेगा तो उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, उसके हस्बैंड की भी, दोनों मिलके इक्वली रहें. यही इस पूरी आपको चैप्टर में समझाया गया, ठीक है. इसका नेक्स्ट क्या आ गया, अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड. ये हमने ऊपर पूरा हस्बैंड वाइफ का पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट था टॉपिक. सेकंड है हमारा फॉर द गर्ल चाइल्ड, जो लड़कियां, बेटी होती है, मतलब गर्ल चाइल्ड, मतलब जो गर्ल चाइल्ड यानी जो फीमेल बच्ची होती है, ठीक है. उसके बारे में लेकर, जैसे आप देखते हो कितना आज भी काफ़ी जगह पे आप देखोगे तो जो लड़कियां जो पैदा होती हैं न्यूली, उन्हें मार दिया जाता है कि नहीं रखना, ऐसा सब भी अभी भी होता है, काफ़ी न्यूज़ आती है. तो उसी बारे में है सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड. इज़ टचिंग लिरिकली, म्यूजिकली एंड फुल ऑफ स्टार्लिंग इमेजेस. इट इज़ अ मदर प्रेयर्स फॉर अ डॉटर. इसके अंदर एक, ये जो ऊपर ये पूरा आपको टेक्स्ट मिलेगा, पोएम मिलेगी, इसके अंदर एक मदर प्रेयर कर रही है अपनी डॉटर के लिए. द मदर फील्स हर हार्ट रिपिंग एट द thought that a child will have to one day live with and among unfamiliar people who may not be value her uniqueness. तो उसकी जो मम्मी है, मतलब उसकी जो मदर है, वो इस चीज़ के लिए वरी हो रही है, इस चीज़ के लिए उनका हार्ट मतलब रिपिंग हुए जा रहा है कि उनकी बच्ची को एक दिन किसी ऐसी परिवार में जाना पड़ेगा जहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं करी जाएगी, जहाँ पे उसकी यूनिकनेस की वैल्यू नहीं करी जाएगी. मतलब आफ्टर वेडिंग उसको जहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए उसकी मम्मी टेंशन हो रही है, बुरा लग रहा है उसकी मम्मी को. फॉर श्योर दैट ऑल पेरेंट्स treasure their children. Have you noticed how protective they are towards their girl child and wondered why it is so? मतलब आप ये देखोगे हर पेरेंट ऐसे होते हैं. आपने खुद देखा होगा आपकी फैमिली में, अगर आप अभी कोई अगर गर्ल देख रही है तो आप खुद देखोगे कि आपके मम्मी पापा आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. आपको लगता है कि हमें रोक रहे हैं, हमें घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, बट वो गलत है. वो आपके लिए प्रोटेक्टिव है. वो आपको मतलब आप सोचते हो मेरे भाई को तो जाने देते हैं, मुझे नहीं जाने देते, या लड़कों को तो जान देते हैं, लड़कियों को नहीं. ऐसा नहीं होता है. हमारे पेरेंट्स ना हमारे मतलब लड़कियों को लेके ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं. वो उन्हें नहीं चाहते कि इन पे कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी आ जाए. दैट्स वाई वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और हमें बुरा लगता है, ठीक है. अगर आप कोई बॉय अभी देख रहा है, कोई स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप देखोगे आपके घर में आपकी बहन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होंगे. थोड़े आप देखोगे फैमिली में, आप देखोगे जो गर्ल चाइल्ड होती है उस पर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं कि आपको अब बाहर नहीं जाना, या ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें लेके ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं.
अपने अपनी गर्ल चाइल्ड को लेके, लेट आस्क आवर सेल्फ दैट मेक्स व्हाट मेक्स पेरेंट्स स्पेशली मदर वरी ओवर देयर गर्ल्स। तो आप अपने आप से पूछो कि क्यों हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली मदर्स क्यों ओवर वरी होती हैं हम अपनी गर्ल चाइल्ड को लेके, मतलब अपनी बच्ची बेटियों के लेके, क्यों माँ बाप और ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी बेटियों को लेके। अगर आप ये अपने आप से पूछो, डोंट यू थिंक इट हैज़ टू डू विद द वे वुमेन आर ब्रॉट अप एंड ट्रीटेड? वेल, थिंक अगेन इफ़ यू डिसएग्री। मतलब आपको नहीं लगता कि इसलिए होता है कि वुमेन कैसे इट वॉज डू विथ वे वुमेन आर ब्रॉट अप एंड ट्रीटेड, कि औरतें कैसे बड़ी होती है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। और अगर नहीं तो आप एक बार फिर से सोचो, मदर्स वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू नेवर हैड अ बैड एक्सपीरियंस। जो माँ होती है वो कभी नहीं चाहती कि उनका बच्चा किसी बैड एक्सपीरियंस से गुजरे। बट अ मदर इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी फील्स helpless when her daughter gets married, as after her marriage the daughter become part of her husband family where her parents can only be visitors। तो एक मदर, मतलब जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो मम्मियाँ होती हैं वो और ज़्यादा हेल्पलेस हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बेटी की शादी, लाइक शादी के बाद डॉटर गेट मैरिड, एज आफ्टर हर मैरिज द डॉटर बिकम पार्ट ऑफ हर हस्बैंड फैमिली। वो और वरी हो जाती है कि उनकी जो बेटियां हैं वो किसी और के परिवार की बन जाएगी, और हम सिर्फ एक मेहमान हो गए जो उसके घर जाएंगे, या फिर वो एक विजिटर बन जाएगी सिर्फ हमारे, कि एक मेहमान हमारे घर आया, तब हमारा कोई हक नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो वो ये सोच के और बुरा लगता है उन्हें। द मदर इन द पोएम इज agitated by the thought that her daughter may receive indifferent treatment in her material home, where lack of love and concern would make her restless and sleepless। तो वो इस चीज़ का टेंशन लेती है कि जहाँ वो शादी करके जाएगी वहाँ पे उसको इनडिफरेंट तरीके से ना ट्रीट किया जाए, उसको लैक ऑफ लव ना दिया जाए, मतलब कम प्यार ना दिया जाए, इसलिए वो बहुत टेंशन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और स्लीपलेस है। The poem expresses a mother's overwhelming sorrow for her precious daughter, uncertain future, where she could forever remain deprived of tender loving care। इस पोएम में एक मम्मी का प्यार, मतलब एक माँ का प्यार एक्सप्रेस किया गया है कि उन्हें कितना दुख है अपनी प्रीशियस डॉटर के लिए, कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। ये पूरा चैप्टर यही है। ओके, द पोएम टाइटल इज़ हर desperate desire to let her daughter to be herself। The word solitude convey a sense of comfort where a person is not disturbed but comfortable and happy with his or her identity। ठीक है, solitude का मतलब क्या होता है कि कंफर्टेबल होता है इंसान, जो वो है उस चीज़ में इंसान है, जो भी उसकी आइडेंटिटी है उसके अंदर वो बहुत खुश और कंफर्टेबल होता है। दैट मीन्स सॉलिट्यूड। ये हमें इसलिए सॉलिट्यूड वर्ड को कन्वे किया गया है इस पोएम का नाम रखने के लिए। गर्ल्स है सजेस्ट अपनी puberty girlhood, which is significant since once a child grows into a young girl, society will not leave her alone। The mother wants her daughter to have a carefree childhood without any tension because she is afraid that her life could be chaotic in the future। तो वो चाहती है उसकी बेटी फ्री रहे, आज़ादी से रहे, क्योंकि पता नहीं उसका फ्यूचर कैसा होगा, उसे आगे वाली लाइफ आपने काफ़ी बारी लाइन भी सुनी होगी, काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि पता नहीं बच्ची की आगे की लाइफ कैसे होगी, उसे अभी खुश रहने दो। ऐसे वो वाली वरी इसमें दिखाई गई है इस पोएम में कि पता नहीं उसको आगे कैसा परिवार मिलेगा, क्या होगा। इस चीज़ को लेके उसकी मम्मी बहुत ही डरी हुई हैं और बहुत चिंता में है उसकी मम्मी, उस बच्ची की मम्मी। ठीक है, उसकी बेटी जो है। तो दैट इज़ व्हाट ये पूरी जो पोएम जिस पर है बेस्ड, गर्ल चाइल्ड की शादी को लेकर उसकी मम्मी को वरी है। ये पोएम द गर्ल सॉलिट्यूड उस पर बेस्ड थी। और जो ऊपर वाली पोएम थी हमने जो पहले पढ़ी थी, नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन, वो एक वुमेन की लाइफ आफ्टर मैरिज क्या होती है, उसके मैन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उस पर डिपेंड थी। ठीक है, होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आना कुछ भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट कर देना। ये लेट सम अप है, मतलब इन दिस यूनिट यू हैव रीड अबाउट अ वुमेन करेज टू राइज अबव सैड सिचुएशन। आपने इसमें क्या पढ़ा, करेज के बारे में पढ़ा, एक वुमेन की लाइफ की, कि कैसे उसे अपनी ज़िंदगी छोड़ के कहीं किसी और के साथ अपनी लाइफ बितानी पड़ती है। एक माँ का प्यार देखा, उनकी प्रेयर देखी अपनी डॉटर के लिए। ठीक है, ये हमने इस यूनिट में पढ़ा। ये सम अप है इस यूनिट का। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आ जाते हैं क्वेश्चन में।
यूजुअली नहीं आते हैं, लाइक 2-3 साल छोड़ के आते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम अगर आए हों तो अभी अक्टूबर जब दिसंबर के पेपर हुए थे तभी नहीं, वो जून जुलाई के पेपर में नहीं आए थे, तो अब शायद दिसंबर के पेपर में ये आ जाएँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको नहीं अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि होरी मतलब क्या होता है, दिस वर्ड होरी मतलब क्या होता है, तो अ प्योर एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब होरी, हूरी लाइक, अच्छा हूरी लिखा है ये, ठीक है। और लेस्ट मतलब क्या होता है, अदरवाइज़। ये वर्ड अगर आप पढ़ोगे तो अपनी आप लाइफ में भी मेलो मतलब होता है सॉफ्ट एंड सब्टल। अगर आप ये वर्ड पढ़ोगे ना तो अपनी अगर इसे रियल लाइफ में यूज़ करोगे एज योर वोकेबलरी, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको इंग्लिश भी आती है, आपको इंग्लिश भी आने लग जाएगी। एंड ये वर्ड मीनिंग्स तो पढ़ने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ भी वर्ड मीनिंग्स हो तो आपको पता होना चाहिए किस वर्ड का क्या मतलब है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, अपने हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। यही पूरी यूनिट थी। कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।